दोस्तों जीटीएल इंफ्रा और टीटीएमएल को हम साथ में डिस्कस करने वाले। जीटीएल इंफ्रा बहुत तेजी से गिरते हुए ₹1 से नीचे आ चुका है और इसके पीछे वजह बनी है एक रिपोर्ट जो पुराने फ्रॉड के मामले में निकल कर आ रही है। लेकिन इससे पहले ही ऑलरेडी मैंने आपको कह दिया था कि इसमें से अब आप स्टॉक में से आपको निकल जाना चाहिए। इसमें जितना हो सके आप अपने निवेश को कम करें और आप चाहे तो मेरा 26 जनवरी का जो वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। ये रिपोर्ट तो बाद में निकल कर आई, उसके पहले ही मैंने कह दिया था कि अब जीटीएल इंफ्रा में आपको ज़्यादा नहीं रुकना है। इसमें से आप जो भी निवेश है उसमें कम कर ले क्योंकि रिस्की स्टॉक बहुत हो चुका है। और ये बात इस रिपोर्ट के पहले की है जब 26 तारीख का हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि अब इस स्टॉक में ज़्यादा रुकने में कोई फायदा नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो पहले भी मैंने ये स्टॉक सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ही इसमें निवेश की सलाह दी हुई है कि आपको ₹1.30 के आसपास खरीदना और ₹1.50 60 के आसपास बेचना है। लेकिन अब वो इन्वेस्टर यहाँ से निकल चुके हैं और ऐसे में इस स्टॉक में अब गिरावट की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और इसलिए इसमें से आपको निकलना चाहिए। तो वो रिपोर्ट को समझेंगे और क्या जानने की कोशिश करेंगे क्या ये स्टॉक फिर से बाउंस बैक देगा या फिर इसमें बड़ी गिरावट होने वाली है। दूसरी तरफ टीटीएमएल भी काफ़ी नीचे आ चुका है, अपने ऊपर के लेवल से देखें तो ज़बरदस्त लोगों को लॉस भी हो चुका है। लेकिन क्या इस समय में एवरेज करना चाहिए या फिर इसमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या फिर लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक तो 300 से 76 के आसपास आ गया है। तो बहुत सारी बातें, टीटीएमएल कितना मजबूत है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा हमें अपडाउन देखने को मिल रहा है, यानी देख सकते हो कि भारी गिरावट भी हो रही है, थोड़ा सा बाजार फ्लैट भी हो रहा है, लेकिन अभी भी माहौल जो है वो एक तरफा नहीं बन पा रहा है। यानी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इस समय बाजार में क्या किया जाए। अब बाजार के लिए जो सिचुएशन सबसे ज़्यादा बिगड़ी थी वो थी अदानी ग्रुप की वजह से, लेकिन आज अदानी ग्रुप रिकवर कर गया। कभी आप देख सकते हो काफ़ी शेयर है जो फिर से ऊपर दौड़ने लगे और उसके पीछे वजह भी है। अदानी ग्रुप ने अपनी तरफ से एक बड़ा 400 पत्तों का एक बड़ा क्लेरिफिकेशन दिया है और इन 400 पेज के अंदर उन्होंने सारी बातें क्लियरली कही है कि ये एक तरह से एक बहुत बड़ा एक मिशन के तहत काम किया जा रहा है और ग्रुप को बदनाम करने की नहीं, पूरे देश को बदनाम करने की कोशिश की है। उनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इंडिया इकोनॉमी बढ़ रही है ये लोगों को पच नहीं रहा है और इसी वजह से पूरा मामला जानबूझ के किया जा रहा है। और इस तरह से जो एक बड़ा बयान निकल गया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके जवाब भी दिए। आप ये सारी जानकारी हमारे जो मार्केट के वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, क्या है इसमें संभावना है और अदानी ग्रुप ने क्या आपने जवाब दिया, वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय जीटीएल इंफ्रा में हमने काफ़ी ज़्यादा माहौल गिरावट का देख लिया। अब आप देख सकते हो स्टॉक 85 पर आ चुका है, 85 पैसे पे आया है। अब ये देख सकते हो आज का लो 80 पैसे का है और हाई 90 पैसे का है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा है और दबाव दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हो हैवी पैनिक सेलिंग हो रही है। वॉल्यूम के मामले में ये बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, इसका भारी वॉल्यूम और यहाँ पे हैवी पैनिक सेलिंग की जा रही है लोगों की तरफ से। और इसीलिए मैंने आपको पहले ही इसमें संभलने की सलाह दे दी कि इसमें आप अपना निवेश धीरे धीरे थोड़ा सा कम कर ले। यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक ने 59% का निगेटिव रिटर्न दिया है और अगर हम इसका 6 मंथ के रिटर्न की भी बात करें तो 37% का इसने ऑलरेडी निगेटिव रिटर्न दे दिया है और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक का हमने 29% का निगेटिव रिटर्न देखा है। तो कुल मिला के इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉस दिया है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो ताज़ा खबर निकल के आई, जो मामला बिगड़ा उसके पीछे वजह है कि जीटीएल इंफ्रा के जो प्रमोटर हैं उनके ऊपर सीबीआई में एफआईआर दर्ज हो गई है 4760 करोड़ रुपीज़ के एक लोन घोटाले के ऊपर। तो ये जो कंसोर्टियम है इसमें 24 बैंक शामिल है और जांच एजेंसी की एफआईआर के मुताबिक जीटीएल लिमिटेड ने धोखे से कंसोर्टियम से लोन लिया। इसके बाद लोन में से अधिकांश रुपए अपने जो कर्जदाता थे और जो दूसरे अज्ञात बैंक उन सबके साथ में मिलकर उन्होंने बाहर निकाले, उसको मिसयूज किया पैसे का। जिस लोन को जिस पर्पज से लिया था उस पर्पज में उसको इस्तेमाल नहीं किया और ये पूरा का पूरा धोखाधड़ी का जो मामला है ये 2009 और 2012 के बीच का है। तो सीबीआई ने अब जीटीएल और दूसरे उसके जो डायरेक्टर है उनके और दूसरे जो बैंक है अज्ञात बैंक उनके खिलाफ ये फ्रॉड का मामला दर्ज किया है। सीबीआई का जो मानना है कि कंपनी के समूह ने धोखाधड़ी करके जो कर्ज हासिल किया उसका अधिकांश पैसा और कुछ बैंक अधिकारी और वेंडरों ने मिली भगत करके पूरा का पूरा पैसा आपस में बांट लिया है, नहीं हड़प लिया है। सीबीआई की जांच में ये बात निकल कर आई कि जीटीएल कुछ वेंडर को हर साल बड़ी मात्रा में पैसे तो देती थी अग्रिम राशि, लेकिन उसके बदले में सामान उनको नहीं मिलता था और बाद में इस अग्रिम भुगतानों का प्रावधान किया गया। जीटीएल को 1987 में ग्लोबल ग्रुप के मनोज तिरोडकर ने शुरू किया था। फिलहाल जीटीएल पे देखें तो आईसीआईसीआई बैंक का करीब 650 करोड़ रुपीज़ का बकाया है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया का 467 करोड़ रुपीज़ का, कैनरा बैंक का 412 करोड़ रुपीज़ का बकाया है। सबसे बड़ी बात है सीबीआई का कहना है कि इस धोखाधड़ी को आसान बनाने के लिए दोषियों ने जीटीएल लिमिटेड के साथ मिलकर कई तरह की वेंडर कंपनियां अलग अलग बनाई, यानी फर्जी कंपनियां बनाई और अलग अलग बैंकों से लोन लिया
और आप देख सकते ये जो सारा पैसा लिया गया ये जिस उद्देश्य से लिया गया था उसको पूरा नहीं करके दूसरी जगह पे इस्तेमाल किया गया है। ये सेम वैसा ही है घोटाला जैसा यस बैंक के साथ हुआ था, आपने देखा होगा। तो एक तरफ तो ये देख सकते हो ये घोटाला निकल गया, दूसरी तरफ कंपनी का बिजनेस लगातार गिर रहा है और आप देख सकते हो कि इस समय वो 5G के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनका जो कारोबार है वो पिछड़ रहा है और इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें आप जो निवेश कर रहे थे उसको निवेश को आप अभी इस समय कम कर सकते हैं या उसमें से निकल सकते हैं क्योंकि रिस्क बढ़ चुका था और ये लगातार मैंने आपको कहा है। अब ये देख सकते हो पिछला जो Q2 का रिजल्ट था उसमें रेवेन्यू जरूर थोड़ा बढ़ा था 364 रुपीज़ के आसपास, ज़्यादा पे 0.27% की बढ़त देखने को मिली, लेकिन नेट इनकम में भारी गिरावट हुई थी। 370 रुपीज़ माइनस में थी जहाँ पे 53.52% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखी हमने। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा -87.13% के आसपास जहाँ पे 53% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो इनका कारोबार गिर रहा है, बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस बढ़ रहा है और लगातार कर्ज बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि इनको एनसीएलटी के खींचने की भी कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन वहाँ पे कोर्ट के अंदर ये अपना केस जीत गए क्योंकि ये इनका कहना है कि फिलहाल इनको बहुत सारी कंपनियों जिसमें आप देख सकते हो BSNL भी शामिल है उनसे पैसे रिकवर करने हैं, टाटा ग्रुप से भी रिकवर करने हैं और इस वजह से वो पैसे चुका पाएंगे। तो यहाँ पे एनसीएलटी की कार्रवाई इनके ऊपर नहीं लागू हो पाई और उस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे एक मॉरल बूस्ट हुआ था कंपनी के बारे में, लेकिन अब फिर से मामला जो पुराना निकल के आया उसने पूरा मामला बिगाड़ा है और मेरी राय है कि इसमें से आपको निकल जाना चाहिए, इसमें आपको नहीं रहना चाहिए। ये रिस्की स्टॉक बन चुका है अभी इस समय। अब हम चलेंगे TTML की तरफ। स्टॉक की अभी फिलहाल 76.15 के आसपास ट्रेड हो रही है, 1.93% की गिरावट है, 2% के आसपास स्टॉक गिरा है और थोड़ा वीक लग रहा है इस लम्हे। आप देखें तो 100 के नीचे आने के बाद थोड़ा कमजोर तो बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से हमने 48% का निगेटिव रिटर्न देखा है और इसके अलावा अगर आप देखें तो 6 मंथ में ही 33% स्टॉक गिर चुका है। 1 मंथ के हिसाब से भी 18% की गिरावट हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा गिरा है पिछले 5 साल के हिसाब से, लेकिन इसने 985% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 ईयर के हिसाब से तो ये मल्टी बैगर साबित हुआ कोविड काल में। 3066% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 1 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था, वहाँ से 300 तक गया था, आपको पता होगा। आप देख रहे हो कि लगातार निगेटिव रिटर्न बना हुआ है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि इसमें एक बाउंस बैक आएगा, बहुत ही शानदार बाउंस बैक की संभावना है और अब इस समय आपको एक लंबा नजरिया रख के इसमें स्टॉक को होल्ड कर लेना चाहिए। ये एक मौका है डिप में खरीदारी का। अगर आप ऊपर के लेवल फंसे हुए, अगर आपने 250 या 300 के आसपास खरीदारी की हुई है तो ये अच्छा मौका है, यहाँ पे आप डिप में खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करें क्योंकि इतना जल्दी ये 300 तक तो जाएगा नहीं, लेकिन इसमें एक बाउंस बैक आएगा तो ये स्टॉक 150 या 160 के आसपास जाने की संभावना ज़्यादा है, यानी इस लेवल से दुगना होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। साल भर के अंदर ये हो सकता है और इसीलिए आपको एक बार एवरेज कर लेना चाहिए। अगर आप ऊपर के लेवल में खरीदारी की तो आपका एवरेज 150 के आसपास आ सकता है, तो ऐसे में जल्दी आपको निकलने का भी मौका मिल सकता है। वैसे इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहिए क्योंकि इसका कारोबार बढ़ना शुरू हो चुका है। कंपनी ने अपने बिजनेस को पूरा बदल दिया है। पहले इनका टेलीकॉम का बिजनेस था जो GTL का भी है, लेकिन अब कंपनी अपने हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस के कारोबार में आ चुकी है। अब व्हाट्सएप पर भी इनका जो सर्विस भी व्हाट्सएप के ऊपर लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा डेटाबेस हाई सिक्योरिटी सर्विस है और जो वॉइस क्लाउड बेस्ड जो सर्विस है काफ़ी पॉपुलर हो रही है। बहुत सारे इनके कस्टमर जो लगातार बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो इनके बिजनेस में भी लगातार वृद्धि हो रही है। भले ही कंपनी लॉस में, लेकिन लॉस कम हो रहा है। सितंबर के अगर Q2 के रिजल्ट की बात करें, रेवेन्यू इनका 279 करोड़ रुपये के आसपास, यहाँ पे 2.84% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। नेट इनकम -292 करोड़ रुपये के आसपास रही, जहाँ पे 6.65% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 104% के आसपास रहा, जहाँ पे 9.23% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो बिजनेस रिकवर हो रहा है, लॉस कम हो रहा है। आने वाले समय डेफिनेटली एक अच्छी संभावना बनेगी। यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी जम के इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 1.74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.26% की होल्डिंग ली है। ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो, ये म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.26% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 1.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.26% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे 0.34% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा देखें तो मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.26% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.26% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 0.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.26% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा देखें तो ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.26% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.26% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ने यहाँ पे
0.15 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.04% की होल्डिंग ली है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, और जहाँ पे म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी होल्डिंग हो उस स्टॉक में आने वाले समय तेजी की संभावना जरूर बनती है। तो ऐसे में नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डिप का आपको फायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए